चलिए गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। देखो आज से हम लोग एक नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे हम लोग एक नया टॉपिक से बात करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहां से बस का एक नया ब्रांच हम लोग से बात करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं बहुत ही मजेदार पोर्शन, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन। ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ाने में भी। ठीक है, लेकिन ये एक लूज पेपर के अंतर्गत आता है। लूज पेपर कहने के मतलब जब बना हो तो बहुत आराम से बन जाएगा, और जब एग्जाम में आए तो गलती होने की जगह है, कंफ्यूजन की जगह है। लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लापरवाही से पढ़ते हैं, जो एक बार मन लगा के पढ़ते जाए, हर कंसेप्ट को पढ़ के चले, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मात्र 7 या 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेके चलो, 10 क्वेश्चन पर टिका हुआ है। बस 10 क्वेश्चन को कमांड कर लो, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में। ठीक है, और स्टार्ट करें। ठीक है, बस तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है। जैसा आप जानते हैं, पुराना वर्ड है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the numerical value of the chance of occurrence of any events. Probability is the branch of mathematics. Mathematics का वो branch है in which we study the numerical value of the chance of occurrence of any events. कोई घटना हो, कोई काम किया जाए, कोई वर्क किया जाए, उसमें कोई घटना होने का क्या चांसेस है, कोई काम किया जाए उसमें कोई पार्टिकुलर घटना होने का क्या चांसेस है, इसको नंबर के रूप में स्टडी करने वाला जो ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। वर्ड आप अच्छा जानते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पहले जो हमने पढ़े 9-10 से, उसी को आगे कैरी ओवर किया गया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अभी हम लोग टोटल 7 या 8 चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर्स का नाम में सबसे पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपका पढ़ रहे हैं, ठीक है, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ही दो चीज पढ़ेंगे, कंडीशनल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसके अलावा कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे बायस थ्योरम, बायस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टोटल 7 या 8 चैप्टर के रूप में मौजूद है मेरा बुक में, ठीक है। और आप इससे से पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल्स, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल में कंपाउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, फिर बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, और ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं फंडामेंटल सेक्शंस, ठीक है। बस यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे आज फंडामेंटल सेक्शंस। पूरा टॉपिक लिंक है, अगर रेगुलर रहे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। टोटल आप 18 या 20 क्लास के आसपास का समय हमको लग जाता है, 18 या 20 क्लास का समय लगेगा लगभग। आप अगर रेगुलर रहे तभी काम करेगा, इरेगुलर रहे तो इस भी काम नहीं कर सकता। लूज पेपर के अंतर्गत में आता है, इसलिए उम्मीद है कि आप रेगुलर रहेंगे और समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स। आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग है फंडामेंटल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फंडामेंटल। चलिए टॉपिक हम लोग यहां से शुरुआत करें फंडामेंटल्स, ठीक है। बस
तो फंडामेंटल्स में आप क्या पढ़ते हैं हम लोग? फंडामेंटल्स में हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि आपका उस जो प्रोबेबिलिटी में जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं वो टर्म्स का कुछ नाम पढ़ेंगे या प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना वो पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला वर्ड प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे फर्स्ट वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट्स। बताओ एक्सपेरिमेंट्स क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट वर्ड है हम लोग का एक्सपेरिमेंट्स। बताइए एक्सपेरिमेंट्स किसको कहेंगे? तो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पास क्या हो सकता है? तो वैसा वर्क, द वर्क विच गिव सम आउटपुट, वैसा वर्क जिससे कुछ आउटपुट आए। ठीक है, द वर्क विच गिव सम आउटपुट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे मान लो अगर हम दिन भर खड़ा होकर इस दीवार को धकेल रहे हैं, ठीक है, पूरा धकेल देना, क्या हुआ? शाम तक रिजल्ट कुछ नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लेकिन वैसा वर्क जिससे कुछ आउटपुट मिले, जैसे कॉइन है, कॉइन को अगर हम उछालें तो आपको क्या मिल सकता है? जैसे हेड और टेल, तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट। मतलब वैसा वर्क जिसका कुछ आउटपुट आए। ठीक, बस लिखो, द वर्क विच गिव सम आउटपुट। ठीक है, द वर्क विच गिव सम आउटपुट, द वर्क विच गिव्स सम आउटपुट, ठीक है, वैसा वर्क जिसका कुछ आउटपुट आए। द वर्क विच गिव्स सम आउटपुट, ठीक है, वैसा वर्क जिसका कुछ आउटपुट मिले, सम आउटपुट, ठीक है, आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, वैसा वर्क जिसका कुछ आउटपुट आए, द वर्क विच गिव सम आउटपुट आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स। वैसा काम जिसका कुछ आउटपुट आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कॉइन इज टॉस्ड। जैसे ये एक काम, एक कॉइन इज टॉस्ड, ये जो काम किया गया, कॉइन में टॉस करेंगे तो क्या होता है? या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, हमारा आउटपुट मिला, इसलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, वैसा काम जिसका कुछ आउटपुट आए, द वर्क विच गिव सम आउटपुट। यहां पर तुम्हारे पास अगला, ठीक है, बस तुम्हारे पास क्या है? पेयर ऑफ डाइस आर टॉस। पेयर ऑफ डाइस आर टॉस, पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया जा रहा है। अगर हम पेयर ऑफ डाइस को टॉस करेंगे क्या मिलेगा? 1-1 मिल सकता है, 5-2 मिल सकता है, 3-4 मिल सकता है, ठीक है, 6-6 मिल सकता है। तो आपको क्या मिल सकता है? कुछ आउटपुट मिला, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो आपका एक्सपेरिमेंट है। फिर आइए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बताओ ये क्या होगा? तो वैसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट का भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। ठीक है, जिसका रिजल्ट के बारे में एग्जैक्ट क्या आएगा ये बताना संभव नहीं है, उसको हम लोग कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ऑल दोज एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो सारा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट को बताना संभव नहीं है, एग्जैक्ट क्या आएगा बताना संभव नहीं है, उसको कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो दो केमिकल्स ए और बी मिला है, तो हमको मालूम है कि सी और डी ही बनेगा, ये हो गया फिक्स एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली हेड आएगा या एग्जैक्टली टेल आएगा, एग्जैक्टली हेड आएगा या एग्जैक्टली टेल आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका भविष्यवाणी कहा ठीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, उसको हम लोग कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ऑल दोज experiment whose result cannot be predicted, जिसका रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना संभव नहीं, cannot be predicted, are called random experiment। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, पूरा प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही स्टडी कर रहा है, मतलब फिक्स नहीं, अनिश्चित। ठीक है, चले ये दो वर्ड समझ है। इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोबेबिलिटी का, वो है आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अगला वर्ड है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो गया? तो कोई काम किए, ठीक है, कोई काम किया गया, जो चीज
आ सकता है उनके कलेक्शन को हम लोग कह सकते हैं सैंपल स्पेस। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। लिखो लिखो मेरे साथ, कलेक्शन ऑफ all the possible outcomes collection of all the possible outcomes of any random experiment random experiments, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। कोई काम की, ठीक है, बस कोई काम किया गया, जितना भी पॉसिबल आउटकम्स उसमें आ सकता है उसी के कलेक्शन को कह सकते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, कोई काम किए जो जो आ सकता है उसके कलेक्शन का सैंपल स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे थोड़ा सैंपल स्पेस का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बस देखिए सैंपल स्पेस का प्रैक्टिस किया जाए। सबसे पहला वर्ड है और एग्जांपल में हमसे बात की फर्स्ट, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस। बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर एक कॉइन को टॉस करें तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? ठीक है, कॉइन इज टॉस, राइट द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस लिखिए। चलिए कॉपी इसका ये कलम लिखिए और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, बस अब ये क्लास का पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं संभव है तो देखो एक कॉइन को टॉस किया, बताओ उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा? सैंपल स्पेस में हो सकता है एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? दिस इज हेड एंड टेल। ये सेट है इसलिए उसको मिडिल ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो इसमें दो ही चीज आ सकता है, या तो हेड या टेल। ठीक है, इसी तरह से कहा जाए ए पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस, ए पेयर ऑफ कॉइन इज अ टॉस, आर टॉस्ड, ए पेयर ऑफ कॉइन आर टॉस्ड। अगर एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया गया, बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? सोचो, एक दो कॉइन को लिया और एक से तो छाल दिया, बताओ क्या क्या हो सकता है? कोशिश करो, कॉपी में यूज करो, पैटर्न ये नहीं कि जानते हैं, अरे जानते हैं तो प्रोबेबिलिटी यही हर चीज है। टॉपिक है फंडामेंटल, तो आपको जाना वही रहेगा, लेकिन आप स्टार्ट करो। ए पेयर ऑफ कॉइन और टॉस, ए पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया, राइट द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस लिखिए। पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किए तो राइट द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? ठीक है, कॉपी यूज करो। एक पेयर ऑफ कॉइन्स है, टॉस है, सैंपल स्पेस लिखिए तो क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पहला पर हेड, दूसरा पर हेड हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, इसमें बता बस ऑर्डर है, पहला पर हेड, दूसरे पर हेड, पहला पर हेड, दूसरे पर टेल, पहला पर टेल, दूसरे पर हेड और टेल टेल। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इज एच कॉमा एच, तो स्मॉल ब्रैकेट से घेर देना। ये ऑर्डर पे ऐसा लिखने का तरीका है, एच टी, दिस इज टी एच और ये हो गया टी टी। देखिए ये आपका सैंपल स्पेस, दिस इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सो ये आपका सैंपल स्पेस। बोलिए है तो ठीक है। सो कॉइन को टॉस किया, पेयर ऑफ कॉइन और टॉस, सैंपल स्पेस पूछा गया तो ये इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और ये टेल टेल। हाँ चलिए अगला, फिर आओ नेक्स्ट थर्ड। अगर हम तुमसे ये पूछे कि 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस की, बड़ा सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक है, राइट द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस लिखने का कोशिश कीजिए। 3 कॉइन्स आर टॉस, राइट द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस लिखने का कोशिश कीजिए। 3 कॉइन्स आर टॉस, राइट द सैंपल स्पेस। अब जल्दी लिखो, पहले रोको, 5 मिनट की जरूरत पड़ा तो रोक लो और लिखो, लेकिन लिखो सर। 3 coins are tossed, write the sample space. चलिए ओके, बस 3 कॉइन को टॉस किया तो राइट द सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? 3 कॉइन है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। ठीक है, जैसे चाहो लिखो, दिस इज ये आपका हेड टेल टेल, फिर आपका ये वाला क्या हो गया? दिस इज टेल हेड हेड, दिस इज टेल हेड टेल, दिस इज टेल टेल हेड,
और टेल और टेल 10 सो 3 कॉइन को टॉस किए तो उसका सैंपल स्पेस कुछ ऐसा हो गया। 3 कॉइन का टॉस, राइट द सैंपल स्पेस, तो ये आपका सैंपल स्पेस। इसी तरह से अगर हम लोग बोले, इसी तरह से अगर बोलते हैं, जैसे कहा जाए कि 1 कॉइन, 1 डाइस थ्रोन, डाई समझते हैं ना, 1 डाइस टॉस, राइट द सैंपल स्पेस, क्या हो जाएगा? बैठ नहीं रहो। देखो इस बार बाकी चीज किताब ऐसा नहीं हो सकता इसको, क्योंकि तुम छोटे हर क्वेश्चन में पूछने वाला बात। आप थोड़ा एक्टिव के बात कीजिए, क्या हो सकता है? जैसे 1 डाइस टॉस, एक डाई को टॉस किया गया, राइट द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? डाई समझता है, डाई डायमंड लूडो वाला पासा, अगर पासा फेंका जाए तो बताओ क्या क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? 1, ठीक बोला, 1 2 3 4 5 6। सो सैंपल स्पेस क्या हो गया? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और ये 6। यही आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अगर आप पेयर ऑफ डाइस को टॉस करें, पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, ए पेयर ऑफ डाइस आर टॉस, ए पेयर ऑफ डाई आर टॉस। अगर एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया गया, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा? अब जल्दी से यूज करो, वीडियो रोकते हैं, जल्दी से बना लो। पेयर ऑफ डाइस आर टॉस, राइट द सैंपल स्पेस। अगर एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस